लेकिन अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर दो चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपने आपस में फोर्स लगा रहे होंगे, या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, डिपेंडिंग ऑन वो सेम चार्ज है या ऑपोजिट चार्ज है, लाइक है या अनलाइक है, जैसा अभी मैंने बताया। ठीक है, अच्छी बात है। इसी पे ही बेस्ड हम आगे अपना पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। अगर दो चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। वो जो फोर्स है किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, लेट अस से इसको नाम दे देता हूं q1 q2। एक बात जाननी जरूरी है, ये जो मैं चार्ज कंसीडर कर रहा हूं दीज आर पॉइंट चार्जेस, याद रखना ये वर्ड, पॉइंट चार्जेस। तो ये जो कूलम्स लॉ है एट द मोमेंट जो मैं लिख रहा हूं, ये वर्क करता है पॉइंट, बहुत छोटे चार्जेस के लिए, रिलेटिवली छोटे होने चाहिए। ठीक है, इस तरह भी और बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए छोटे छोटे चार्ज अगर हमारे पास गिवन है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस d है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ या द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू charges of magnitude q1 and q2 separated by a distance d depends on following, depends on following। ये डिपेंड करता है सबसे पहली चीज प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। जितना ज्यादा बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना। ग्रेविटी से कंपेयर करके देखें, जितना बड़ा प्लैनेट उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उसकी। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। मैंने यहां पे डिस्टेंस का लिखा है डी को यहां पे आर लिख लेना। ठीक है, स्टैंडर्ड सिंबल जो है हम वही चूज करना चाहेंगे। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय आर स्क्वायर, या फिर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k आ जाएगा, कुछ ऐसा। And that is the Coulomb's law. That is the most important part. हम पूरे चैप्टर का अगर मैं तुम लोगों को बताना चाहूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये, बाकी चीजें इससे ही बनी हुई है इसीलिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म भी है। हम इसी फॉर्म में इसको यूज करेंगे, जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी में ही। आज हम बहुत सारी डिफरेंट चीजें सीखने वाले हैं, बट सब में ही ये फॉर्म यूज करने वाले हैं। मेक श्योर इस चीज को ध्यान में रखना। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो k है, दिस इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू उन्होंने बहुत मेहनत की और पता लगी 9 × 10 की पावर 9। यूनिट्स भी निकालने बड़े आसान है, न्यूटन, आर स्क्वायर उधर जाएगा मीटर स्क्वायर, चार्ज की होती है कूलम तो कूलम स्क्वायर बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। वीडियो को यहीं पर पॉज करना अगर वीडियो में देख रहे हो, और तुम लोग भी आराम से एक बार इसको सोचो और देखो तुम भी ये यूनिट तक पहुंच पा रहे हो या नहीं। दिस इज कूलम्स लॉ। लेकिन हमें एक और तरीके से इसको लिखने में ज्यादा फायदा होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, हमें पता लगा एक्सपेरिमेंटली कि ना आसपास के मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ग्रेविटी में ऐसा नहीं था। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम सराउंडिंग टू बॉडीज, ये डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। दैट इज वाई इस k को लिखने का एक और भी तरीका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ ऐसा एक न्यू सिंबल आ रहा है एप्सिलॉन, वैल्यू वही 9 × 10 की पावर 9। ये जो एप्सिलॉन नोट है इसकी अलग से वैल्यू देखें तो 8.85 10 की पावर -12, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये जो हमने यहां पे वैल्यू लिखी आई कहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई है, और कुछ भी नहीं है इसका, सब कुछ सही चल रहा था। ये है क्या एप्सिलॉन नोट, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर हम वैक्यूम बोल सकते हैं, कभी कभी हम इसे एयर भी बोल दिया करेंगे। ठीक है, एयर भी बोल देंगे कभी कभी हम इसे। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। यह हमें बताता क्या है कि आसपास का मीडियम कितना अलाउ करने देगा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, या कितनी इंटरफेरेंस करेगा जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है उसमें। वो फोर्स लगेगा, कितना स्ट्रॉन्ग लगेगा, कितना वीक लगेगा, वो इस एप्सिलॉन नोट से, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है, लेकिन जैसे जैसे हम दूसरे मीडियम्स की बात करने वाले हैं वैसे वैसे फोर्स की भी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे एग्जांपल बताता हूं, आज के बाद हम एयर के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट
Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये लो, ये रहा फॉर्मूला। बढ़िया। लेकिन अगर मान लो एयर ना होती तो, है ना, अगर एयर ना होती तो फिर भी हमारे पास हो सकता था। देखो, तो फोर्स इन अ मीडियम की बात करें तो बस यहां पे आ जाएगा 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सब कुछ सेम है, बस यहां एप्सिलॉन m होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यार सारा कुछ जिंदगी में सही चल रहा था, बस एक दिक्कत आ गई यार, एंड दैट दिक्कत इज कि ये जो एप्सिलॉन m है ना, इसने वो वैल्यू खराब कर दी। 1/4πε0 में जो पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ होती थी, अब नहीं है वो, तो हमें किसी तरीके से उसे वापिस लेके आना है। तो व्हाट टू डू? जब भी हम कभी भी किसी मीडियम, जैसे फॉर एग्जांपल हम डेंसिटी की बात करते थे, तो एक मटेरियल की डेंसिटी अच्छे से निकाल लो, विच इज फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर की डेंसिटी हमें पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब, हमें पता है। बाकी के उसके कंपैरिजन में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के उसके कंपैरिजन में सीख लेते हैं, है ना। और जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो आती है रिलेटिव क्वांटिटीज। कहने का मतलब, जैसे हमने पढ़ा रिलेटिव डेंसिटी जो होता था डेंसिटी ऑफ मीडियम बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, वैसे यहां पे आने वाला है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है एप्सिलॉन आर हम डिफाइन कर रहे हैं, विच इज एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट के कंपैरिजन में चीजें आ रही हैं हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट पुट कर दो, तो फोर्स इन मीडियम अपने पास बन जाएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एंड दैट्स इट। वापिस लाए हम वैल्यू 9 × 10⁹ फिर से वापिस आ गई। ये फायदा हुआ हमारा, ठीक है। तो अगर मैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्मूला, तो मैं इसको एक बॉक्स बना लेता हूं, ये भी अपने काम का है, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास अगर आगे बढ़े, अगर मैं फोर्स इन मीडियम बाय फोर्स इन एयर, एयर बाय मीडियम को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, लेट अस सी। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर पर, यही सिखाया मैंने अभी भी फॉर्मूला। और अगर मीडियम की बात करें तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, साथ में एप्सिलॉन आर। सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 वगैरह वगैरह सब कुछ कैंसिल हो गया। एप्सिलॉन आर चला गया ऊपर, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम, दैट इज द वैल्यू। यह हमारे पास आ गई, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज्यादा मजेदार होंगी चीजें। इसमें मैं अभी थोड़ा वो कहानियों की तरफ नहीं जा रहा हूं, थोड़ा अब क्वेश्चंस की तरफ चलते, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है ना, क्योंकि आज हमें तो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश है हमारी। तो ये था हमारे पास कूलम्स लॉ और उसके बारे में कुछ चीजें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ना चाहेंगे, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, एक छोटी सी चीज है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। अगर मान लो किसी भी बॉडी पे चार्ज है, इस पेन पे चार्ज है, मैं क्लेम कर रहा हूं, कैसे पता करूं? प्रूफ करके दिखाओ सर कि इस पे चार्ज है। कैसे प्रूफ करें वो मैं आज बताने वाला हूं। देखो हमने क्या किया, एक छोटा सा यहां पे बॉक्स बनाया, यहां पे हमारे पास है एक मेटल का स्फीयर, ये कंडक्टिंग रोड, और यहां पे 2 गोल्ड लीफ, खाना लेके जाते हो ना सिल्वर फॉइल में, हाँ वही सिल्वर फॉइल के छोटे छोटे पीसीज ले लो, बस वो गोल्ड के बने होने चाहिए। महंगा काम है यार। तो किया क्या हमने, यहां से एक कंडक्टिंग रोड, मतलब यही वाली रोड लेके गए जिसपे मैं क्लेम कर रहा हूं चार्ज है। अगर इस पे चार्ज है और मैं इसे टच करूं तो टच करने पे क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है अगर एक बॉडी पे चार्ज है और दूसरी बॉडी पे टच करो, उस पे चार्ज ट्रांसफर हो जाए, दैट प्रोसेस, जब डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आए उस प्रोसेस को हम कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस पे टच किया, चार्जेस यहां से पॉजिटिव गए 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 गए, यहां भी पहुंचे पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही दोनों गोल्ड लीफ पे पॉजिटिव चार्ज आए वो डाइवर्ज हो गई, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। इस पे भी पॉजिटिव गया, इस पे पॉजिटिव गया, वो डाइवर्ज हो गई, दूर भाग गई वो, ठीक है। यहां से हमें पता लग जाएगा कि उस पर चार्ज था। तो ये हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, अगर उस पर पहले ही चार्ज है, तो अगर देखो हमारे पास अगर यहां पे पहले ही पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डाइवर्जेंस और ज्यादा होगी। अगर मान लो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और मैंने उसे नेगेटिव चार्ज दे दिया,
तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पॉजिटिव यहां से इसमें चला जाएगा। इस तरीके से चार्ज फ्लो होगा सच दैट न्यूट्रलाइज हो जाए चीजें और ये डाइवर्जिंग की जगह कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहां पे तो हम देख पा रहे हैं कंडक्शन प्रोसेस का हमारे पास एग्जांपल था, कभी कभी इसे स्किप कर दिया जाता है बट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी कंडक्शन से रिलेटेड, कंडक्शन के बारे में हमारे पास बस इतना ही जान लेना कि अगर दो बॉडीज को कनेक्ट कर दो तो आफ्टर कनेक्टिंग टू बॉडीज चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बट इसको बहुत डीपली बताऊंगा। चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बस इतना लिख लो, नोट कर लेना बस, वीडियो में जो देख रहे हैं वो भी। इसके बारे में तो पूरा चैप्टर अगला बताऊंगा, जस्ट एक बार ब्रीफ तो दे दूं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोसेस मैंने बताई है कंडक्शन, डायरेक्ट ट्रांसफर भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। और दूसरा होता है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब हमारे पास होता है, अगर ये रही एक बॉडी, ये रही दूसरी चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो एक न्यूट्रल बॉडी। अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव वाला, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और इसके पॉजिटिव को दूर भेज देगा। इसका मतलब है हमने यहां पे देखें तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई और यहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई, बस इतना ही। ये करता है इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन में हमें चार्ज कर दी है बॉडी, देखो ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, हमने चार्ज कर दी है विदाउट टचिंग, तो चार्जिंग विदाउट टचिंग भी बोल सकते हैं हम इसको। एंड तीसरा प्रोसेस होता है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब अगर दो बॉडीज को मैं रब करूं, है ना, अपने स्केल को लिया, बालों में रब किया, इस पे चार्ज आ जाएगा क्योंकि मेरे बालों में ऑयल है, उस ऑयल में से ट्रांसफर हो जाएगा यहां पे, तो बाय रबिंग बोल सकते हैं। इतना भी अगर तुम लोग याद रख लोगे इसके बारे में तो अपना काम यहां से निपट जाने वाला है, अपना काम हो जाएगा। जैसे पहली चीज है इंडक्शन या इंडक्टिंग बॉडी नाइदर गेन्स और लूजेस चार्जेस। इसमें ना तो गेन हुआ ना लूज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने स्केल, अपने पेन को सर पे ऐसे रब किया तो कुछ चार्ज ट्रांसफर हुए ना, है ना। इसका मतलब कुछ पार्टिकल मेरे बालों के जो ऑयल लगा उसमें से इस पेन में चले गए, तो इसका मास भी तो बड़ा होगा, है ना। चार्ज ट्रांसफर, इसमें चार्ज गए हैं तो इसका मास भी तो बड़ा होगा। इंडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इंडक्शन में टच ही नहीं किया, बस चार्ज इधर उधर हुए हैं। चार्ज की जो ओरिएंटेशन है, चार्ज की जो कॉम्बिनेशन था वो थोड़ा सा डिफर कर गया। ठीक है, चार्ज सेपरेट हो गए, नेगेटिव वाले एक साइड, पॉजिटिव वाले एक साइड, कुछ गया नहीं कुछ लिया नहीं। ये काम है इंडक्शन प्रोसेस में। अभी के लिए फिर से एक फॉर्मूला याद रखने के लिए बोल रहा हूं, आगे आने वाले मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक दो फॉर्मूलाज याद रख लो, कारण सिर्फ इतना है कि अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन अभी यूज भी आ जाता है क्योंकि एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़नी है, स्कूल्स भी जाते होंगे तुम लोग, है ना। तो वो एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे फॉर्मूला कभी दिख जाए तो थोड़ा सा अभी के लिए झेल लेना। प्रूफ सारे कराऊंगा, एक नहीं छोड़ता भाई, तुम परेशान हो जाओगे, इतने प्रूफ मत कराओ, इतने सारे कराने वाला हूं। But induced charge can be lesser or equal to inducing charge, and its maximum value inducing charge की होती है this 1 - 1 by k। जो मैंने ये जो k है ये एप्सिलॉन r ही है, जो भी मैंने लिखवाया था ना रिलेटिव परमिटिविटी। कभी कभी इस रिलेटिव परमिटिविटी को कहां लिखा है, ये, इसको कभी कभी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। काफी सारे न्यू नाम आ गए हैं ना, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा झेल लेंगे अभी। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की कुछ वैल्यू भी लिखे, जैसे वैक्यूम और एयर के लिए 1 और बाकी अप टू सोन। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होती है, यहां भी लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज इनफाइनाइट। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर कैन नॉट बी इनफाइनाइट। फॉर मेटल्स के इक्वल टू इनफाइनाइट। तभी तो अगर मान लो ये हमारे पास कंडक्टिंग बॉडी है तो जितना इस पे चार्ज है लेट अस से 3 माइक्रोकूलम, इस पे भी आ जाएगा -3 माइक्रोकूलम, इक्वल चार्ज आ जाएगा। मेटल में ये चीजें होती हैं। ठीक है, तभी इसके लिए जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो मीडियम का लेना देना है वो कुछ भी नहीं होता। इन्फिनिटी पुट करके देखो, 1/∞ 0 होता है, q' = -q आ जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमें जानना था इसके बारे में। एक हमारे पास है चार्जिंग बाय कंडक्शन, अभी मैंने बताया भी था ना,
कंडक्शन के बारे में एक और चीज जान लो, और जो इंपॉर्टेंट बात भी है, अगर हम कभी भी दो बॉडीज को टच करें, एक पे है चार्ज -q, एक पे है चार्ज 3q, मैंने दोनों बॉडीज को टच कर दिया, अभी ये क्या करेंगी, अभी इसमें है अट्रैक्शन। जैसे ही मैंने इनको टच करके अलग करा, तो याद रखना कंडक्शन में क्या होता है, बॉडीज में से चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, तब तक ट्रांसफर हो जाएंगे जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। कहने का मतलब, इस पे अभी बताना टोटल चार्ज कितना है, 2q, बिल्कुल सही, 2q चार्ज है, लेकिन जैसे ही मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, चार्ज आधा आधा हो जाएगा। किसका आधा, 2q का। लेकिन कूलम्स लॉ तो दो चार्जेस के लिए वैलिड, और वो भी पॉइंट चार्जेस के लिए। पहले तो इसके लिमिटेशन लिखो, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, एंड दैट इज इट इज वैलिड ओनली फॉर, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। अरे ऐसा कुछ, ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि अगर हम देखें ग्रेविटी और इसमें क्या फर्क है, क्या फिर बोल सकते हो प्रॉपर्टीज के बारे में, इस फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वो दो चार प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली हमारे पास आती है कि अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, बढ़िया। दूसरी बात है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मतलब पता है ना, कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो पाथ पे डिपेंड ना करे, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करे, इनिशियल फाइनल पोजीशन, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक। तीसरा अगर हम देखें तो मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम डिपेंडेंट। इतना भी याद रख लेंगे तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ये दिमाग में पॉइंट्स रखेंगे। इसके बाद अभी दिक्कत आ रही है कि दो ही पॉइंट के लिए, दो ही पॉइंट चार्जेस के लिए ये फोर्स, दो से ज्यादा चार्ज आ गए तो हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज, अगर एक चार्ज पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे चार्ज मिलके फोर्स लगा रहे हैं, तो एक एक चार्ज का मतलब एक एक कॉम्बिनेशन लो, एक एक कॉम्बिनेशन लो, उनके फोर्स निकाल दो, इन सब के फोर्स निकालो, फिर इनको जोड़ दो। सिंपल नहीं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उनका वेक्टर सम करना होगा। साधारण भाषा में अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो अगर एक ट्राइंगल है, ये रहा Q, ये रहा Q, ये रहा Q, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2। हाँ, ये आपस में भी फोर्स लगाएंगे, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं उस फोर्स पे जो ऊपर वाले पे लगेगा। ठीक है, इसके बीच में लेटर से थीटा एंगल। तो किसी भी फोर्स को जोड़ने का तरीका होता है रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं इसके साथ, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इंपॉर्टेंट है। अगर दो फोर्स को ऐड करना है तो सिंपल ऐड ना करके हम वेक्टर सम लेने वाले हैं, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, जैसे वेक्टर के बारे में और डिफरेंशिएशन के बारे में, जो हमारे, अब देखो आगे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही। अब इसमें हमारे पास जो जो चीजें यूज हैं वो अभी सीख लेते हैं, एंड दैट इज, सबसे पहले वेक्टर पे चलते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर में दो सेम डायरेक्शन में फोर्स हैं, ऐड करते F1 प्लस F2, दैट इज इट, खत्म। अगर हमारे पास कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, F1 माइनस F2 या फिर F2 माइनस F1, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास दो फोर्स किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हुए, बीच में एंगल थीटा है, तो अभी मैंने बताया रिजल्टेंट का फोर्स, फॉर्मूला लगा दो, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। आई नो मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, बट ये पता थी पहले चीजें, है ना, सच बतान। ठीक है, अगर दो फोर्स, स्पेशल केसेस है हमारे पास, जिसको अगर याद रख लेंगे हमारा फायदा ही होगा। अगर दो फोर्सेस है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो याद रख लो F नेट इज इक्वल टू रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि बाकी तो जीरो ही हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है, तो पूरी टर्म ही गायब हो जाएगी। इसलिए अगर दो फोर्स सेम हुए तो सोचते हैं, अगर दो फोर्स सेम है और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इस फॉर्मूला में डालो, वैल्यू तो बनेगी F नेट आएगा √2F। भाई साहब ऐसे हो जाएंगे तुम्हारे MCQs, अगर ये ट्रिक्स या
ट्रिक्स तो नहीं कहेंगे, अगर ये तुमने छोटे छोटे से पार्ट्स याद रख लिए, इसके तो स्पेशल केसेस याद रख लिए। अगर हमारे पास ये f है, ये f है और बीच में एंगल है 60 डिग्रीज, तो याद रखना f नेट इस फॉर्मूला में डालोगे तो आंसर आएगा √3f। करके देखना चाहे तो। और अगर मान लो इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, ये f और ये एंगल है 120, तो f नेट हमारे पास आएगा f ही 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है 120 के एंगल पे, आंसर भी 10 ही आएगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमें थोड़ा वेक्टर में जानना था, और वैसे बहुत सारी चीजें वेक्टर में जानने की, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, बहुत सारी चीजें। अभी जरूरत नहीं, अभी इतने की जरूरत है, यही सीख लेते हैं। धीरे धीरे जैसे जरूरत होगी फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत है, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले याद रखो, अगर कभी भी हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़े x की पावर n की, तो फॉर्मूला होता है nx n-1। अगर मान लो डिफरेंशिएशन करनी पड़े हमें k की, वेयर k इज कांस्टेंट, तो 0। ठीक है, अगर हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़े t की, या हमें डिफरेंशिएशन करने पड़े p की, वेयर p इज नॉट कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो डिफरेंशिएशन होगी नहीं, पक्का फिर ये कोई न्यू क्वांटिटी होगी, dp/dx कोई न्यू क्वांटिटी होगी पक्का। ये हमें नहीं पता वो क्वांटिटी क्या है, बट हम ऐसे ही छोड़ देंगे उसको, उसकी डिफरेंशिएशन ही नहीं हो सकती। पहले p बताओ x के टर्म्स में, तब करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तब लगाएंगे ऊपर वाला रूल। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन करो सिर्फ x की तो आंसर आएगा 1, या डिफरेंशिएशन करो सिर्फ q की, अरे नीचे भी q होना चाहिए, q की q के रिस्पेक्ट में 1। सिंबल तो कुछ भी हो सकता है ना x की जगह, दिस इज द रूल, इतना याद रख लो, काम चल जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो नेक्स्ट हमारे पास एक होता है, अगर कभी भी दो चीजें हमारे पास एक साथ आ जाए, u v, आई एम एज्यूमिंग थोड़ा थोड़ा सा पता है डिफरेंशिएशन का, थोड़ा थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं सिर्फ। तो डिफरेंशिएशन का रूल होता है, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा फंक्शन ऐसे ही, पहले की डिफरेंशिएशन। अरे टी क्यों लिख रहा हो ऐसा, पहला फंक्शन ऐसे, दूसरे की डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसे, पहले की डिफरेंशिएशन। एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो मैंने दे दिया x इंटू साइन एक्स, साइन की भी डिफरेंशिएशन लिखवा देता हूं। साइन की डिफरेंशिएशन होती है कोस, बिल्कुल सही, मतलब याद है चीजें। पहला ऐसे ही, दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा ऐसे ही, पहले की डिफरेंशिएशन। x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 1, खत्म होगा, 1 लिखने की तो जरूरत है ही नहीं, ऐसे ही कर दो। बढ़िया, एक तो ये है हमारे पास u इंटू वी रूल। अगर कभी भी दो चीजें प्रोडक्ट में आ जाएं, देन दिस इज द थिंग, ये हम करने वाले हैं। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा आ जाए हमारे पास d/dt 1 + t की पावर a, ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करेंगे? तो भी बिल्कुल सेम लगाओ। एक थोड़ा सा और मैं इसको अच्छा बना दूं, मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा ही है, एक ही क्वेश्चन में सिखा दूंगा मैं चीजें। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा पावर आगे, रूल वही लगेंगे, पावर आगे पावर में से एक कम। ठीक है, खत्म नहीं हुआ अभी क्वेश्चन, जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसकी दोबारा करो। 1 की होती है मतलब कांस्टेंट की होती है 0, और t² की होती है 2t। एक बार आराम से बैठो, एनालाइज करो कि भाई ये हुआ क्या अभी अभी। प्लीज मेरे कहने पे 5 मिनट आराम से बैठो और देखो कि क्या हो गया, ये क्या चीज है। ठीक है, सो ये बन जाएगा 2at 1 + t² a - 1, दैट इज द डिफरेंशिएशन। बढ़िया। अगर हमारे पास कभी ऐसा कुछ आ गया तो a² + t² की पावर -1, अभी कैसे करें? सेम रूल, बिल्कुल सेम, पावर आगे पावर में से 1 माइनस करेंगे, -2 आ जाएगा। फिर अंदर वाले की डिफरेंशिएशन करो, कहा होगा क्वेश्चन में a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो उसकी 0, t² की क्या होगी 2t,
मेक श्योर करके देखना है इसे खुद से, ठीक है। एक डिफरेंशिएशन का मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, आराम से कर लेना। बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2 करके देख लेना। बिल्कुल सेम ही रूल्स लगेंगे जैसे अभी कराए हैं। अगर दोनों इकट्ठे आ गए तो ये और ये रूल, तो क्या करेंगे, तब भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। d/dx x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2, ऐसा कुछ दे दिया फॉर एग्जांपल। ये कैसा क्वेश्चन बन गया? वैसा ही रूल लगाएंगे जो अभी सीखा था। पहले वाला ऐसे ही, दूसरे वाले की डिफरेंशिएशन दूसरे की कैसे होगी, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, खत्म नहीं हुई अभी। अब अंदर वाले की, ब्रैकेट के अंदर की, इसको नहीं छेड़ना, इसके अंदर की ब्रैकेट की 2x। अब कई लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मतलब इसको ही हटा देंगे और इसके लिख देंगे 2x। ऐसा नहीं, पहले ब्रैकेट रखनी है फिर दोबारा करनी है ब्रैकेट के साथ में। अब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही होल स्क्वायर, और x की दूसरे वाला ऐसे ही, पहले की डिफरेंशिएशन जो कि क्या हो जाएगी, y। दीज आर फॉर एडवांस्ड क्वेश्चंस। ऐसे छोटू मोटू क्वेश्चन में ये नहीं यूज होने वाला। जो एडवांस्ड क्वेश्चन होंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के, जिससे बाकी लोगों से, आसपास के लोगों से ऊपर चले जाओगे, वो उन क्वेश्चंस में ये यूज होने वाला है। एक और करके देखते हैं बस। d/dx एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब करके देखना, तुम लोग भी वीडियो पॉज करो और करो, जल्दी से ट्राई करो इसको। क्या बनेगा, पहला ऐसे ही, दूसरे वाले की डिफरेंशिएशन, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, और फिर अंदर वाले की डिफरेंशिएशन जो कि होगी -2x प्लस, फिर दूसरे वाला ऐसे ही, पहले वाले की डिफरेंशिएशन, पहले वाले की एक्स स्क्वायर की 2x होती है, कर दिया लो, ये रहा। एंड नाउ वी आर रेडी। इतना ही था, इतना ही सीखना था हमें डिफरेंशिएशन के बारे में। नाउ वी आर रेडी कि हम पहला क्वेश्चन कर पाए। इसमें आराम से वीडियो को पॉज करके, और तुम लोग भी आराम से समय लो और इसको क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ लिया? इसमें कहा हुआ 2 पेंडुलम ऐसे लटके हुए हैं, इन पे 4, मान लो मेरे हाथ ऐसे लटके हुए हैं, तुम लोग ऐसे ज्यूम कर लेना। तो इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करूं तो यहां पे आकर रुक जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी भी तो है नीचे। रिपेल तो करेंगे लेकिन यहां आकर रुक जाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा है अगर मैं उसको स्पेसशिप में डाल के या सैटेलाइट में डाल के स्पेस में ले गया जहां ग्रेविटी है ही नहीं। अब ग्रेविटी है ही नहीं तो उन्हें कौन रोकेगा, कोई भी नहीं। मैक्सिमम दूर चले जाएंगे वो, और मैक्सिमम दूर जाकर वो रुक जाएंगे। कितना एंगल बन गया मेरे दोनों हाथों में, 180 डिग्री। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितने खुल सकते हैं वो, 180 डिग्री। अरे भाई साहब, यहां से यहां तक ही तो होगा। फिर अपने हाथ को पीछे लेके जाओगे, ओह, जिम करने वाले लोग हैं भाई साहब, पेन तो रहेगा ही शोल्डर्स में। तो जैसे ही वैसे भी बोझ उठा रहे हैं जिम्मेवारियों का, तो इसलिए शिट, बेकार जोक। बट जैसे ही मैं इसको ऐसा खींच के पीछे की तरफ लेके जाऊंगा तो भाई साहब एंगल कम हो गया। एंगल तो ये वाला देखोगे ना, है ना, बढ़िया। तो 180 तक खुल जाएगा। और बताओ, अगर एक हाथ की लेंथ है L, दूसरे हाथ की लेंथ है L, तो ये कितनी हो गई, 2L, है ना। तो आंसर आना चाहिए था, फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 डिवाइड बाय 2L का स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन है। K की जगह रख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इन्होंने कहा है सेम है, और 2L का स्क्वायर। मेरे ख्याल से ऑप्शन बन रहा है A। ऐसे करना था इसे। और भाई साहब समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कहा हुआ 2 पॉइंट चार्जेस, दिस एंड दिस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, बट विल द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। बढ़िया। एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकूलम, दूसरा है 5 माइक्रोकूलम। ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। 5 इसको धक्का मारना चाह रहा है इधर, 1 इसको धक्का मारना चाह रहा है इधर। इसको नाम दे देते हैं F12, इसको नाम दे देते हैं F21। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 4 या F15 लिख दो, इसको F51 लिख दो, अभी ठीक लग रहा है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन न्यूटन ने क्या कहा था, एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन। तुम जितना मुझ पे फोर्स लगाओगे मैं भी तुम पे उतना ही फोर्स लगाऊंगा, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन।
इसका मतलब है अगर इस फोर्स का मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो सेम होगा। मैं अगर किसी को घूसा मारूं, ठीक है, जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना ही फोर्स सामने से भी मुझ में ट्रांसफर होगा। आंसर आना चाहिए 1:1। दोनों सेम ही फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। Two charges of magnitude this and this are placed at a certain distance apart. They are touched and kept at the same distance. Okay, your turn. करो एक बार जल्दी। दो चार्जेस थे, उनका पहले मैग्नीट्यूड इतना था, दोनों को टच किया और फिर उतने डिस्टेंस पर रख दिया, तो बताओ अब न्यू फोर्स कितना होगा या फोर्सेस की रेशो कितनी होगी। पहले इनका चार्ज है 40 और -20, डिस्टेंस हम मान लेते हैं d, तो फोर्स कितना आएगा K Q1 मतलब 40 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब -6, 20 इंटू 10 की पावर -6। कभी भी हमें ये वाला नेगेटिव साइन नहीं लेना, साइन नहीं लेना है कभी भी, हम अट्रैक्टिव रिपल्सिव बोल दिया करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में d²। अब f डैश निकालने की बारी। f डैश निकालने के लिए कहा है, इन दोनों को किया हमने टच करने वाली चीज आ गई ना समझ, वो कंडक्शन वाली। जैसे ही मैं इन पे पहले चार्ज देखूंगा तो कितना है, दोनों पे मिला के चार्ज है 20, 40 - 20 20 होता है। जैसे ही टच करके अलग करा तो 10 रह जाएगा, तो इस पे भी 10, इस पे भी 10, तो बनेगा F = K 10 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय d²। अभी भी डिस्टेंस को चेंज नहीं करा है, d का d ही रखा है। दोनों को डिवाइड कर दो, F और F डैश को दिमाग में करके देखना है, सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8, है ना। देखो सारा कुछ ही कैंसिल, 0 से 0 भी कैंसिल, बेचारे पे थी ही 0, ऊपर 8 बचा, एंड दैट इज द ऑप्शन 8:1। समझ आया, बढ़िया। नेक्स्ट कहा हुआ है, इसके लिए मेरे को एक और चीज सिखानी पड़ेगी डिफरेंशिएशन के लिए, तो इसको बाद में करते हैं ना, इसको भी करेंगे, ठीक है। ऐसे मेरे पास 2 क्वेश्चन है, अभी इस पे वापस आएंगे, बट उससे पहले द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट is 5 Newton. If each charge is moved towards the other by 0.01, then the force between them will become, एक चार्ज था Q, दूसरा चार्ज था Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस था 0.06 मीटर। फोर्स दिया हुआ है K Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। अब इन्होंने क्या कहा, दोनों ही चार्ज को मैं आगे ले आया 0.01, हाँ, यहां से भी 0.01, यहां से भी 0.01, तो बचा कितना 0.04। सोच के देखो, दोनों को खिसका दिया अंदर की तरफ 0.01, तो फोर्स आया न्यू F डैश = K Q² डिवाइड बाय 0.04 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर तो आंसर आ जाएगा 5/F डैश K Q² बाय 0.04 का स्क्वायर, K Q² बाय, माय मिस्टेक, यह आना चाहिए 0.06। अरे ये क्या हुआ, इट हैपन्स। क्वेश्चन लिख लिया था ना, ठीक है, वीडियो में बैक जाके लिख लेना 0.06 0.04, तो ये कट जाएगा इससे, रेसिप्रोकल वगैरह करोगे तो बनेगा 5, ऊपर गया ये नीचे आया, ये ऊपर गया, तो 5/F डैश 0.04 बाय 0.06 होल स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा 5/F डैश 4/6 का स्क्वायर या फिर 2/3 का स्क्वायर, तो 4/9, 45/4। ऑप्शन तो अनफॉर्चुनेटली हम देख नहीं पा रहे हैं, रुको शायद दिख जाए, देख लेना भाई सब कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ऑनलाइन वालों तुम भी। आगे बढ़ते हैं, एक बार खुद से ट्राई करो, बनता है ये भी करना। दो चार्ज्ड बॉडीज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी है, मतलब एक पे है, अरे एक पे है अगर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पे है नेगेटिव चार्ज।
एक में से 75% निकाल के दूसरे में डाल दिया, इसका 75% निकाला दूसरे में डाल दिया। 75% कितना होता है? 3/4 है ना। तो Q माइनस 3/4 Q, यहां से निकाल दिया 3/4 और यहां पे डाल दिया 3/4। ठीक है, तो ये कितना बचा? Q/4 सॉल्व करके देखना। ये कितना बचा? माइनस Q/4 सॉल्व करके देखना। अब इन्होंने कहा है पहले के कंपैरिजन में कितना फोर्स हो गया। पहले कितना फोर्स था? कि Q डिवाइड बाय डी स्क्वायर, मैंने बताया नेगेटिव साइन तो हम कभी लेते नहीं है। बाद में कितना फोर्स हो गया? कि Q/4 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। हालांकि पहले भी अट्रैक्टिव फोर्स था, एक Q एक माइनस Q, अभी भी अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो तो Q गायब, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गायब। ये जो Q/4 का 16 है ये ऊपर चला जाएगा, तो F डैश बनेगा F/16। मेरे ख्याल से ये आना चाहिए। खुद से एक बार करके देखना तभी समझ आएगा। ठीक है, बढ़िया। ये भी वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी कहा है ना, अभी कराऊंगा। 2 क्वेश्चन लेके आया था, उसमें से दूसरा था। 5 point charges each of value Q are placed on 5 vertices of a regular hexagon। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, इसकी साइड दे रखी है L और सेंटर में एक चार्ज पड़ा है स्मॉल q माइनस का और बाकी सारे Q। एक जगह पे चार्ज मिसिंग है, 5 ही का है ना, इसने 5 चार्जेस है। तो ये इसको क्या करना चाहेगा? अट्रैक्ट। ये इसको क्या करना चाहेगा? अट्रैक्ट। दोनों फोर्सेस कैंसल, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। इसको ऐसे लिख देना लैंग्वेज में, क्योंकि स्कूल में मार्क्स भी चाहिए होते हैं। F1 इज इक्वल या F1 एंड F2 बीइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसल ईच अदर। कैंसल ईच अदर, ऐसा लिख देना। बढ़िया। ऐसे ही ये चार्ज अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ये चार्ज अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ये भी कैंसिल कर देंगे। ये चार्ज अपनी तरफ खींचना चाहेगा, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो ये बच जाएगा। सिर्फ हमें निकालना है ये, अगर F3 है, ये F4 है, ये F5, हमें सिर्फ F5 निकालना, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही F3 F4 के बारे में भी लिख देना। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं। F5 कैसे निकाले वो सोचते हैं, सेंटर से ज्वाइन करते हैं। ये टोटल एंगल होता है 360, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। क्योंकि ये रेगुलर शेप है तो हर जगह से डिस्टेंस सेम होगा, मतलब ये दोनों सेम है। लेकिन हमने तो ये सुना था अगर साइड सेम है तो उसके सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं। अब गैस करके देखो, अगर इसको मान लूं x, इसको मान लूं x, तो x प्लस 60 इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 ही। इसका मतलब ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अगर ये साइड हमें बता रखी है L है, अगर वो साइड L है, क्या हो रहा है ये आज? अगर वो साइड हमारे पास L है तो ये भी हमारे पास L हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? F5 की Q डिवाइड बाय L। ये भी L है ना, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस स्क्वायर। What is happening? तो Q by L square is the final answer है। तो देखो यहां पे बस, ओ ये इसके पीछे है। दोस्तों 1 मिनट देना, बस दिल पे लग गई है बस बात। ओ देखा, ढूंढ लिया हमने, इसके पीछे था क्वेश्चन। बट जो भी है ये हमारे पास आ गया। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है हमारे पास बाकी सारे के सारे फोर्सेस कैंसल कर गए थे आपस में, एक्सेप्ट दैट वन फोर्स। ये इससे कैंसल, ये भी कैंसल इससे, लेकिन ये बच गया था F5, जो हमने यहां पे लिख दिया। F5 की वैल्यू आ रही है Q by L स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि 3 चार्जेस हमें दिए हुए हैं
एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। इसको मैं चाहूंगा कि तुम लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है? मैं सिर्फ हिंट दे के छोड़ने वाला हूं। इजी सा क्वेश्चन है। ये है ए, ये बी, ये सी, क्योंकि कहा हुआ है राइट एंगल बी पे, ठीक है? और चार्जेस पड़े हुए हैं 15, 12 और माइनस के 20। इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, है ना? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। इन्होंने कहा नेट फोर्स बताओ बी पे कितना लगेगा, बता देंगे। ये 12 है। ये फोर्स को F1 मान लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, इसको F2 मान लेते हैं, ठीक है? ए बी दे रखा है 3, बी सी दे रखा है 4। इसी की तो जरूरत है हमें। सेंटीमीटर को चेंज मत करना, ठीक है? ऑलरेडी वो अबे सेंटीमीटर को नहीं चेंज करना है, मेक श्योर इस बात को ध्यान रखना। लाइन में तो निकालना हमें, इसलिए ये एंगल है 90 डिग्री। बस एक बार निकालो F1, इनके बीच का फोर्स KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एक बार निकालो इनके बीच का फिर फोर्स KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा एंड दैट्स इट, खत्म। अरे उसके बाद F नेट लगा देना ना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इतना ही। वो 90 की वजह से तो जीरो हो जाएगी ना बाकी की टर्म, अभी अभी बताया था। तो ये खुद से ट्राई कर लेना। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फेयर्स हैविंग दीज चार्जेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस। ओके, एक पे Q है, एक पे माइनस Q है, दोनों को D डिस्टेंस से सेपरेट किया है। फोर्स का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा KQ बाय D स्क्वायर। ओके, F force acts between the two. If in the middle of the two sphere another similar charge is kept. इन दोनों के बीच में रख दिया एक चार्ज, ये रहा कैपिटल Q, ये Q, ये माइनस Q। Then it experiences a force of magnitude. वो कितना फोर्स फील करेगा एज कंपेयर टू दिस फोर्स, ये बताना है। सोचते हैं, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। और अभी भी मैंने बताया था दो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, ऐड, सिंपल ऐड। तो F1 क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का फोर्स, ये D/2 डिस्टेंस, ये D/2 डिस्टेंस, है ना, क्योंकि दोनों के मिडल में रखा है ना, इसलिए D/2 तो ये बन जाएगा KQ बाय D/2 का स्क्वायर विच इज 4KQ स्क्वायर बाय D स्क्वायर। ऐसे ही F2 आ जाएगा 4KQ स्क्वायर बाय D स्क्वायर। सेम ही तो है, बस डायरेक्शन ही तो बदली। और टोटल फोर्स निकालूं अगर मैं इनका F नेट, तो बन जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 8KQ स्क्वायर बाय D स्क्वायर। इन्होंने कहा है ये कितना फोर्स है एज कंपेयर टू दिस, तो दोनों को डिवाइड कर दो, F नेट बाय F इज इक्वल टू, सब कुछ ही कट जाएगा तो बचेगा क्या, 8। हाँ, 8 टाइम्स ज्यादा है। और किस डायरेक्शन में, किसकी तरफ है, -Q की तरफ है ये, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहूंगा विच इज मैक्सिमा मिनिमा। ब्रीफली बताना चाहूंगा एक छोटी सी चीज। अगर मान लो कभी भी हमें कहा हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और हमसे कहते हैं जरा ये y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, या फिर y मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा वो बताओ, बता देते हैं। सबसे पहला काम करो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर की 2x और 2x को 2 ऐसे रखो, x की होती है 1, ये बन गई, पहला काम हो गया। दूसरी बात, इक्वल में रख दो 0, तो आंसर आ जाएगा 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। y मैक्सिमम या मिनिमम होगा इस पे, इसको उठा के इसमें डाल दो, वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम या मिनिमम की। हमें अभी के लिए एट द मोमेंट हमें इतनी ही जरूरत है। वैसे हम इसकी डबल डिफरेंशिएशन वगैरह करते हैं, लेकिन पहले लेक्चर में थोड़ी डराना चाहूंगा मैं तुम्हें इतनी सारी चीजें करके, धीरे धीरे करेंगे ना उससे। बस अभी के लिए इतना याद रखो, जब भी वर्ड हमें दिख जाए मैक्सिमम और मिनिमम कोई चीज निकालनी है तो यूज डिफरेंशिएशन और फिर इक्वल में 0 कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल से बताता हूं, ऐसे तो कैसे ही समझ आएगा। पहले हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये छोड़ा है हमने। इन्होंने कहा है अगर मेरे पास चार्ज पड़ा है कैपिटल Q, टोटल चार्ज Q इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में तोड़ दिया है इस कैपिटल Q को। कैसे तोड़ा, कितना कितना पीस,
1/4, 1/6, 1/5, कितना, हाफ, कितना पता नहीं। तो एक कैपिटल क्यू चार्ज को दो पार्ट में तोड़ दिया है। इस पे चार्ज दिया है Q1, इस पे चार्ज दिया Q2, लेकिन कितना चार्ज दिया तो पता ही नहीं। तो मान लेते हैं हम खुद से, इसको चार्ज दिया स्मॉल q और इस पे बचेगा Q माइनस क्यू। अरे टोटल इतना था ना, है ना? तो टोटल में से Q अगर इसको दिया तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बचेगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस d मान लेते हैं, तो फोर्स आएगा K स्मॉल q माइनस क्यू बाय डी स्क्वायर। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो K बाय डी स्क्वायर Q माइनस क्यू स्क्वायर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैक्सिमम फोर्स, फिर से आ गया मैक्सिमम वर्ड, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करो, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। लेकिन डिफरेंशिएशन तो कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x तो है ही नहीं। तो वो चीज देखो जो चेंज हो सकती है। क्या k चेंज हो सकता है? नहीं, k तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, टोटल चार्ज भी फिक्स्ड है, तो बची गया क्वांटिटी स्मॉल q, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करूं ये नहीं पता ना हमें, इसलिए स्मॉल q के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन। K बाई डी स्क्वायर को ऐसे ही स्मॉल q की हो जाएगी 1, जैसे x की 1 होती है, बचेगा कैपिटल Q स्क्वायर की हो जाएगी 2q, इक्वल में रखता होता है 0। मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन बताई थी अभी मैंने, बस सिंप्लीफाई कर दो, q माइनस 2q इक्वल टू 0, तो q इक्वल टू q बाई 2। तो q1 आएगा q बाई 2, q2 आएगा q बाई 2। हाफ हाफ में डिवाइड करना था, ठीक है, बढ़िया। एंड अब रेडी हो जाओ थोड़ा कानों से धुएं निकालने के लिए, थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन करने वाले हैं अब हम। Two equal charges are separated by distance d. Third charge placed on the perpendicular bisector at x distance will experience maximum coulomb force when, फिर से maximum word आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं q, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा यहां कहीं, ये रहा एक चार्ज q। अगर ये डिस्टेंस टोटल दे रखा है d, तो ये हो जाएगा d बाई 2। ये डिस्टेंस दे रखा है x। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी चीज होती है जो दो पार्ट में भी डिवाइड करेगी और परपेंडिकुलर भी होगी। ये q इसको रिपेल करेगा, ये q इसको रिपेल करेगा, F1 F2। हमें कहा है हमें मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करवाना है इस q पे, तो x की वैल्यू बताओ। पहले फोर्स तो पता लगे कितना है, तभी तो मैक्सिमम निकालेंगे। F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सा डिस्टेंस, d बाई 2 x या कोई और, इस बार कोई और, ये वाला डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जो कि है हाइपोटेन्यूज, d स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर। तो यहां आएगा d स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना? तो ये बन जाएगा KQ स्क्वायर बाय डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरा ऐसा गेस है कि F2 भी यही आएगा। अरे डिस्टेंस तो यहां भी यही है, डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, चार्ज भी सेम है, तो ये भी F2 ही आएगा, F2 भी यही आएगा। तो मैं इन्हें बोल ही क्यों रहा हूं F1 F2, फिर तो इन्हें FF ही बोल दो अगर दोनों सेम ही है तो। एंड दैट्स वेयर चीजें आसान हो जाएंगी, देखते जाओ। अगर ये एंगल है थीटा तो ये भी थीटा होगा, इसे बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। अगर ये एंगल है थीटा तो ये भी थीटा होगा, इसे बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। अब ध्यान से, एफ टेढ़ा सा है ना, इसका यहां कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एफ कोस थीटा, और यहां कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा। ऐसे ही इस एफ का यहां कितना आएगा, एफ साइन थीटा, और थीटा के साथ वाला एफ कोस थीटा। जो सेम डायरेक्शन में उसे ऐड कर दो, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे काट दो। तो नेट फोर्स हमारे पास कितना बचा, नेट फोर्स बचा 2F cos थीटा। ऊपर वाले फोर्स बचे सिर्फ हमारे पास, तो यह आ जाएगा 2F की वैल्यू यहां से KQ स्क्वायर बाय डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा भी निकाला जा सकता है इस ट्राइंगल से, ये वाले ट्राइंगल से। बेस, अरे थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर होती है ना, तो x डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, x डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज, ठीक है।
थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2k² x, और ये कितनी पावर बन जाएगी? 1 + 1/2 होता है 3/2, ऊपर आके -3/2। ऐसा कुछ। एंड द फाइनल सेगमेंट, एंड वी आर डन। फाइनल सेगमेंट हमारे पास ये आता है कि मैक्सिमम बताना ना दादा, है ना, मैक्सिमम फोर्स बताना है। मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन, इस चीज की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो dF/dx ऐसा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें डिफरेंशिएशन करनी है। जब दो चीजें एक साथ आ जाए तो क्या करते हैं? दो चीजें एक साथ आ जाए, अभी भी बताया था U × V रूल। x को रखो ऐसे ही, दूसरे वाले की डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले की डिफरेंशिएशन कैसे करें ये भी अभी अभी सिखाया था। वीडियो पॉज करो तुम लोग और तुम लोग पेज पलटो। पलट लिया? अब देखो कैसे करते हैं, पावर आगे और पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, -5/2। अब खत्म नहीं हुआ, अंदर वाले की डिफरेंशिएशन क्या होगी? d² की हो जाएगी 0 और x² की हो जाएगी 2x। दैट्स इट। पहले को ऐसे ही, दूसरे वाले की डिफरेंशिएशन। अब दूसरे वाले को ऐसे ही रखो, जिसकी अभी भी की थी ना, उसको अब नहीं करनी दोबारा, अब उसको ऐसे ही रखो। अब पहले वाले की डिफरेंशिएशन कर दो, x की 1 होती। डिफरेंशिएशन करके इक्वल में क्या रखते हैं? 0। अभी रखेंगे 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले पहले। देखो ये 2 से 2 कट रहा, थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2k² -3x × x, x²। और इसमें से कॉमन आ सकती है, इसमें से देखो पावर कॉमन आ जाएगी, d² 4 + x² की पावर -3/2। छोटी वाली पावर मैंने कॉमन ले ली, तो यहां बचेगी d² 4 + x² की पावर -1। इसकी पावर -1 है, डिनोमिनेटर में भेज दो, एंड 0 के साथ कंपेयर कर देते हैं। इस बार 0 पुट कर ही देते हैं फाइनली। ये बनेगा -3x² d² 4 + x² = 0। 0 के साथ जैसे ही कंपेयर करेंगे तो बनेगा 3x² दिस, माइनस से माइनस उड़ा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा। बाकी सिंप्लीफिकेशन अब मैथमेटिक्स कर रहा हूं, फिजिक्स खत्म हो चुकी है। -3x² d² 4, माइनस तो हट ही गया, 3x² दिस, x² को उधर भेजोगे 2x², तो d² 4, ऐसा कुछ। 2 को नीचे भेजा तो बनेगा d² 8, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो बनेगा ±d² 8 का रूट। प्लस माइनस लगाना जरूरी है। d² तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 8 के बन जाएंगे फैक्टर, जो कि 2√2 होता है। एंड फाइनली वी गॉट द आंसर। कहां गया? ये रहा। इन भाई ने लगाया नहीं है 2√2, बट ठीक है, हमने तो लगा दिया। मतलब ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर x को डिस्टेंस मान ले तो पॉजिटिव वाला कर दो। या तो मैं चार्ज को ऊपर की तरफ, इन दोनों चार्जेस का कंपैरिजन में ऊपर रख सकता था या नीचे में रख सकता था, बट ये नेगेटिव वाले को भी हटा देते हैं, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, एंड दैट इज इट, वी आर डन। ये हमें करने थे आज के क्वेश्चन। समझ गए सारी चीजें? मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में? बढ़िया। अब तुम्हारी बारी है बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।